नमस्कार साथियों, मैं वैद्य सत्येंद्र विश्वकर्मा अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आयुर्वेद गुरु आदरणीय वैद्य प्रवीण जोशी सर के व्याख्यान के विषय आत्तिक अवस्था में आयुर्वेद कैसे कार्य करता है इस विषय को सुनेंगे। धन्यवाद। को हिंदी समझते नहीं, उसके लिए हिंदी में से बात करेंगे ज़्यादा अच्छा। तो ये जैसे आयुर्वेद की परंपरा आपने आयुर्वेद के इतिहास में पढ़ी है, वैसे भी पंचकर्म की एक परंपरा है। पंचकर्म यानी क्या? तो वैद्य ब्रह्मगुप्त उसका नाम अलग बोलते थे, पंचशोधन, इस तरीके से उसका वर्णन वो करते थे। तो पहले ये जो मैंने बताया, इस परंपरा से जो आयुर्वेद आता था उसमें होता क्या था? तो पहले प्रभुते शोधन, पहले शोधन होता था, फिर विशेष तो शमन होता था, फिर किस कारण से इसको बीमारी हुई है उसका निदान परिवर्जन होता था, कारण बंद होता था। निदान परिवर्जन किससे करते थे? तो दिनचर्या और ऋतुचर्या बताते, और दिनचर्या ऋतुचर्या में बात की उत्पत्ति बंद, प्रकोप बंद होने के लिए कार्यक्रम हम करवाते थे। इस तरीके से हेतु यानी कारण बंद होता था, इसलिए व्याधि की उत्पत्ति बंद होती थी। फिर उसके बाद में जिस बीमारी जिस धातु में हुई, धातु की ताकत बढ़ाने के लिए रसायन चिकित्सा नाम की चिकित्सा की जाती है। और फिर ये धातु प्रतिकारक्षम बन गए तो भी वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप है, वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप है, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप है, तो तब ऋतु के हिसाब से जो व्याधि बढ़ते थे उनको कम करने के लिए ऋतु शोधन या आखिरी चिकित्सा का प्रकार किया जाता था। तो ये बीच के काल में क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे जैसे अंकुरण होने लगा, वैसे भी शोधन शमन इसमें थोड़ा सा बदलाव आने लगा। और उस बदलाव के कारण वैद्य या जो बीच के काल के जो वैद्य थे वो रस वैद्य या रसकल्प की प्रक्रिया शुरू हुई, नागार्जुन का काल शुरू हुआ। और उसमें क्या था? तो व्यवहारिक द्रव्य का इस्तेमाल हो लगा, पारागंधक जैसे। इसलिए और जो आक्रमण था, आक्रमणकारियों का जो नाड़ी देखने का, नाड़ी देख के पुड़ी देना है, दवाई देना, इतना ही काम था। तो उससे जो पहले जमाने में जो फटाफट रिजल्ट मिलने की जो ट्रीटमेंट हमारी आयुर्वेद की थी, जिसके ऊपर पूरा हमारा स्ट्रक्चर आयुर्वेद का खड़ा था, तो स्ट्रक्चर बिगड़ गया। और उसकी वजह से आयुर्वेद से बीमारी जल्दी अच्छी होती नहीं, आयुर्वेद के लिए दवाई महीनों तक लेनी पड़ती है, ऐसा एक समझ लोगों पे आने लगा। जो रसकल्प थे प्रॉपर रसवैद्यों ने बनाए नहीं, इसलिए उसके व्यापक आपको देखने को मिलने लगे और फिर पेशेंट डिस्टर्ब होने लगा। और इस प्रक्रिया में बीच का काल जो था उसमें आयुर्वेद ये अलग अलग अतिक्रमणों से नाम शेष होने तक आया। और ये आते आते हमारा जो स्वातंत्रता का जो काल था, उस काल में जैसा जैसा आयुर्वेद नाम शेष होता था वैसा वैसा आधुनिक शास्त्र बढ़ते जा रहा था। और उस वक्त वैद्य ब्रह्मगुप्त अमरावती में वो एनेस्थेटिशियन का काम करते थे, भूल देना, सम्मोहन करते थे। आयुर्वेद के आयुर्वेद की डिग्री ली थी, लेकिन आधुनिक शास्त्र का पूरा ज्ञान उनको था। तो बचपन से वो उनके दिमाग में था कि इतना वागवट में लिखा है कि ये तो सत्य और नाशुन, ये तकलीफ तुरंत कम करने वाली चिकित्सा है, फिर ये व्यवहार में क्यों नहीं आती? फिर व्यवहार में लाने के लिए वो खुद एनेस्थेटिस्ट होने की वजह से सबसे पहले उन्होंने रक्तमोक्षण की चिकित्सा शुरू की। रक्तमोक्षण करने का डेयरिंग चालू कर दिया। जब तक कोई भी वैद्य रक्तमोक्षण करता नहीं था, जरूरत लगी तो एक आधा कोई जलों का लगा देते, तो वो भी लगाना, क्योंकि जलों का लगाना भी वो डर के मारे कर देता। अभी तक वो सब माहौल था। तो उन्होंने वो जब उनको रक्तमोक्षण करने के बाद समझ में आ गया, अरे अभी रक्तमोक्षण किया और अभी का भी पेशेंट बोल रहा है अच्छा लग रहा है। अभी हमने सेमिनार में देखा, लाइव हमने उसको मैदान किया, रक्तमोक्षण किया, अभी के भी अच्छा लग रहा है, तुरंत अच्छा लगता है, इसका मतलब इसमें कुछ तो भी अलग है। फिर उन्होंने वाकवर्ड पढ़ना चालू कर दिया। उसमें उनको कॉमन के रिजल्ट मिलने लगे, बस्ती की
चिकित्सा बचते आधी चिकित्सा की और पूरी चिकित्सा की और पूर्ण चिकित्सा की, वो समझ में आने लगे। और जब ऐसे रिजल्ट मिलने लगे तो उन्होंने अलग अलग आयुर्वेद कॉलेज में जाके बलजबरी बताने की कोशिश की कि भैया आयुर्वेद ऐसा है, आप जो पढ़ा रहे हो वैसा आयुर्वेद नहीं है, आप सिर्फ श्लोक पढ़ा रहे हो, पट्टी करवा रहे हो, आयुर्वेद नहीं है, सही आयुर्वेद ये है। इसलिए उन्होंने एक किताब लिखी, यही है आयुर्वेद। उस चिकित्सा की वो शिविर की प्रक्रिया में एक दिन वो नासिक के आयुर्वेद कॉलेज में इसी तरीके से आधुनिक प्रमोशन का शिविर लेने आए थे, और शिविर के माध्यम से नाना जी ने उनको सब सुना, पढ़ा और खुद देखा, और जब देखते गए तो समझ में आ गया कि अरे इतना ईजी है, इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे। फिर नाना जी ने धुलिया से अमरावती मोटरसाइकिल पे आके हफ्ते में 2 दिन जैसा जमेगा वैसा छुट्टी हुई तो वैसा उनके पास आके ये पंचकर्म की प्रक्रिया सीखने लगे। ये उस जमाने में ये पंचकर्म जब नाना जी सीखते थे तब पूरा आयुर्वेद जगत, महाराष्ट्र का क्या भारतवर्ष का, गोपे जी को आधुनिक शास्त्र का डॉक्टर ही बता देते, और वो वैद्य मानते नहीं थे, क्योंकि इनका जो कार्यक्रम भाव लगाने का तरीका था वो थोड़ा आधुनिक भी नॉलेज था, इमरजेंसी हैंडल करने की भी उनमें ताकत थी एनेस्थेसिया होने के कारण। तो ये सब जब नाना जी ने सीखा तो नाना जी ने उसका इस्तेमाल करने का सोचा। अभी जो नाना जी ने जब आयुर्वेद की डिग्री ली तो उनके दिमाग में पहला ही था कि गांधी जी ने उस जमाने में बताया था कि खेड़े में जाके आप काम कीजिए, तो नाना जी ने खेड़े में जाके काम किया, और खेड़े में जाके काम करना शुरू कर दिया। तो खेड़े आज भी खेड़े में क्या है, आप देहात में जाते हैं तो पेशेंट को अच्छा नहीं लगा, पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, बोलता है डॉक्टर इधर भी एक सुई दो, इधर भी सुई दो। उस जमाने से आज तक वो माहौल थोड़ा बहुत बदला है, लेकिन सारा बदला नहीं। तो दावाड़ी करके गांव में नाना जी की पीएससी सेंटर में नौकरी थी, और उस जमाने में वो जन सरकारी डॉक्टर वैद्य थे, सरकार का ही ड्यूटी कर रहे थे। तो उस जमाने में पेनिसिलिन ये जो इंजेक्शन था वो बहुत फेमस था, कुछ भी हो, कोई भी इंजेक्शन हो तो लोग पेनिसिलिन का इंजेक्शन लेते थे और तुरंत रिजल्ट मिल जाते थे। तो वैसा नाना जी ने पहले कोशिश की कि पहले आप पेशेंट को बताओ कि वमन करके देख, विरेचन करके देख, नस्ते करके देख, दवाई शमन चिकित्सा देके देखो। लेकिन पेशेंट क्या करता था, दवाई नहीं कि बाहर जाके फेंक देता था, दूसरे प्राइवेट डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन तो उसमें क्या था। तो इन्होंने सोचा कि चलो जिसका भी हम काम करके देखेंगे आधुनिक शब्द, जैसे गोपी जी आधुनिक भी काम करते थे, और खुद के हॉस्पिटल में अमरावती में आज भी 100 साल हो गए शायद उसको, उनका हॉस्पिटल वैसे के वैसा पड़ा है। अमरावती के जो लोग होंगे वो जाके देख सकते हैं। गोपे वसुधा गोपे पार्टी आज भी है, तो उसका उनका खुद का हॉस्पिटल था, मैडम गायने की प्रैक्टिस करती थी, और ये एलोपैथी प्रैक्टिस करके पेशेंट को एडमिट करके उस जमाने में पंचकर्म करवाते थे। तो उस एक पेशेंट को नाना जी ने पेनिसिलिन का इंजेक्शन दी, और उसको जोरदार एलर्जी आ गई, पूरे शरीर में खुजली आ गई, खुजली सूजन आ गई, और वो सूजन के वक्त पेनिसिलिन का रिएक्शन, उस टाइम क्या रिएक्शन के लिए क्या करना चाहिए था, वो नया नया था, कुछ मालूम नहीं था, और वो भी पुरानी आदमी के लिए करवा दिया। तो फिर इमरजेंसी अभी कुछ करना चाहिए, खेड़े में से गांव में जाके उसको एलर्जी के लिए ट्रीटमेंट करना भी महा मुश्किल था। तो नाना जी ने अदरक कूट के, अदरक का रस निकाल के उसमें थोड़ी शक्कर डाल के अदरक का रस उसको उस पेशेंट को पिला दिया। ये अदरक रस पी जाने से कहीं उसको थोड़ा बहुत राहत मिल जाए। तो वहां भी क्या होता है, आदमी जब कोई इमरजेंसी आती है तो डर जाता है, और डर के मारे फिर थोड़ी थोड़ी गलतियां होती रहती है। तो उन्होंने वो अदरक का रस जरा थोड़ा कटोरी भर पिला दिया, और जैसे अदरक का रस अंदर गया उसको एक जोरदार उल्टी हुई। उसके पहले ही उसने कुछ खाया पिया होगा, अजीर्ण अपचन भी होगा, और उसने दोषों को दबाने के लिए जो दोष इंजेक्शन ने क्या किया, दोषों को दबाने की कोशिश की। तो दोष ज्यादा थे, दवाई का मात्रा कम थी, तो इसलिए वो एलर्जी जोर से उभर गई। उस एलर्जी के जब अदरक का रस ज्यादा गया तो अपॉप क्या हुआ, उल्टी हुई, वमन हुआ। उस वमन में जो खाया पिया था वो अदरक का रस सब उल्टी के जरिए निकल गया, और जैसा ही वमन होता है, उल्टी होती है, वैसा
जब तक नाना जी ने उनको व्यवस्था और कुछ मिलती क्या कहीं लेके जाने के लिए, ऐसी व्यवस्था करने के लिए जा रहे थे, तब तक पेशेंट को बोला तो आराम कर। उल्टी होने के बाद उसको अच्छा लगने लगा और आधे घंटे बाद देखते हैं तो जितना पिछली शरीर पे आई थी, जितनी एलर्जी आई थी, वो पूरी की पूरी गायब थी। एक ही वमन में इमरजेंसी में सिर्फ अदरक शरद भटके में पीने से उत्कलेश आया था, वेग आया और निकल गए। अभी हम ग्रंथों में इसको कैसे देखते हैं, तो वमन का आयोग होता है तब क्या होता है, शीत पित्त आता है। वैसा ही उस पेशेंट को आमाशय में दवाई ज्यादा थे, दवाई शाखागत हमने उसकी चिकित्सा करने की कोशिश की, शाखागत दोषों ने उसको विरोध किया, विरोध करने से एलर्जी आ गई और फिर वमन हुआ वो अच्छा हुआ। फिर उनके दिमाग में है कि अरे इतना अच्छा वमन देते बराबर ही अच्छा होता है, तो लोगों को इंजेक्शन चाहिए नहीं चाहिए, मुझे ये करना नहीं है, मुझे आयुर्वेद की चिकित्सा करनी है। इस तरीके से उन्होंने आयुर्वेद का काम चालू कर दिया। तो ये आयुर्वेद का इतिहास है और इसके वजह से उन्होंने फिर सोचा कि अपने को जितना मालूम है उससे ज्यादा थोड़ा सीखना चाहिए, प्रैक्टिकली हैंड साफ होना चाहिए, प्रैक्टिकली काम होना चाहिए। फिर वो और शंकर सिंह गिरा से उनके दोनों अमरावती आते थे, अवस्था देखते थे, गुरुजी उनको वाक बढ़ने की अवस्थाएं सिखाते थे, प्रैक्टिकली आयुर्वेद पेशेंट के ऊपर बताते थे, उनके सामने उनसे ओपन करवा लेते थे, मेडिसिन करवा लेते थे, रक्तदान करवा लेते थे। और प्रैक्टिस अच्छी होने के बाद फिर भुलिया के नगर पालिका का आयुर्वेदिक दवाखाने में नाना उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते थे। उस जमाने में 25 पैसे में 7 दिन की दवाई मुफ्त दी जाती थी और 25 पैसे में पंचगमन होता था। इसलिए कम खर्चे में इतना अच्छा रिजल्ट जब मिलता है तो पेशेंट टू पेशेंट आपकी पब्लिसिटी बहुत अच्छी बनती है। तो जिस दवाखाने में नाना जी ने नौकरी के लिए गए थे उस जमाने में सवेरे 8 बजे से 12 बजे तक, दोपहर को 3 बजे से 6 बजे तक सिर्फ 3 या 5 पेशेंट आते थे। जैसे जैसे ये पंचकर्म की प्रक्रिया शुरू हुई वैसे एक दिन में 300, 300, 350 पेशेंट की ओपीडी बढ़ गई। और उसका फायदा क्या हुआ उस ओपीडी का कि लोगों के ऊपर विश्वास आयुर्वेद के बारे में बढ़ते गए और लोगों को ये समझ में आ गया कि आयुर्वेद इतना पुराना व्याधि नहीं है कि दवाई ले और 6 महीने रहा दे, 8 दिन में, 8 घंटे में, 8 मिनट में आप अच्छा हो सकते। ये जैसा समझ में आने लगा वैसा वैसा पेशेंट को बोलते रहे, अरे वो छोड़ ये बता रहे हैं। उससे क्या होता है जब ऐसा पेशेंट का विश्वास आपके ऊपर बैठता है तो पेशेंट टू पेशेंट ओपीडी तो बढ़ती है, लेकिन वैरायटी ऑफ व्याधि आपके हाथ से जाते हैं। इसको बोलते हैं कर्माभ्यास। कर्माभ्यास आप अच्छा आपका हो जाता है। जो व्याधि आपने कभी देखा नहीं वो भी पेशेंट आपके पास आ जाता है, उसके प्रदान वेदना देख के चिकित्सा हम अच्छी तरह करवा सकते हैं। तो ये सब उसमें बदलाव आने लगा और उस बदलाव के कारण दुनिया में 40 बेड का नगर पालिका का एक हॉस्पिटल बना। उसके बाद उसका भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। तो धीरे धीरे इस हफ्ते एक अवस्था में जाएंगे, फिर प्रश्नोत्तर का काम करेंगे। तो ये करते करते जब करने लगे तो उसमें निदान क्योंकि आपने को 300 पेशेंट रोज देखने हैं, तो रोज आप पेशेंट के हिस्ट्री लेंगे, हेतु लेंगे, पहले संप्राप्ति बनाएंगे, फिर पेशेंट को निदान ये करेंगे, निदान करेंगे, फिर निदान करेंगे, फिर चिकित्सा करेंगे। तब तक तो पेशेंट हमारा भाग जाता था। कॉलेज में हमने यही सीखा है, चाहे प्रकोप, प्रसार, ट्रांसलेशन व्यक्ति। इसलिए पंचकर्म का एकदम इजी निदान उन्होंने ढूंढ के लाया। पेशेंट ने प्रधान वेदना की तो उस प्रधान वेदना को चिकित्सा निदान उनका हो जाता था। दोष शूल है, धा है, पित्त, गौरव है, स्थान कौन से स्थान में, कटी शूल है, वात के स्थान में वात प्रकोप है। उरस शूल है, कफ के स्थान में वात प्रकोप। शिरस शूल है, कफ के स्थान में वात प्रकोप। नाभि के ऊपर शूल है, पित्त के स्थान में वात का प्रकोप। यानी शूल यानी वात दूसरे के स्थान में के खुद के स्थान में। तो स्थान और अवस्था, सामावस्था जब अपन जीवा देखते पेशेंट की सामने कि हम पूछते पड़ता आलस लेके सब हम देखते हैं। वो देखने के बाद हम सोचते हैं कि सामावस्था है तो ये उसको आम पाचन अपनी चिकित्सा देंगे।
जैसे सामावस्था, निरामावस्था। बाद में यदि सामवायु होगा तो हम क्या करेंगे, निर्वल देंगे। निरामवायु है तो अनुवासन पहले देंगे। सामावस्था में हम अनुवासन देते हैं। शाखागत अवस्था, कोष्ठगत अवस्था। जो शाखा में बस रक्त मांस में अस्थि बच जाता है उनको स्नेहन करेंगे, स्वेदन करेंगे, दोषों को पतला करके पक्वाशय में आएंगे तो बस्ती देंगे, आमाशय में आए तो गोबन देंगे, पश्चिम में से गए तो तेज देंगे। कोष्ठ में लाके उसको निकालना है, स्नेहन स्वेदन पूर्वक शोधन। ये शाखागत अवस्था है। कोष्ठगत अवस्था में दो प्रकार है, एक उत्कृष्ट अवस्था, दूसरी अनुत्कृष्ट अवस्था। फिर अभी चीज में चल रहा है, अभी उल्टी जैसा हो रहा है, अभी उसको ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम, तो उसको पानी पिलाएंगे, लवण जल पिलाएंगे, उल्टी डालेंगे, तुरंत उल्टी कम हो जाती है। अनुत्कृष्ट है, पेट भरा हुआ लगता है, पेट जड़ लगता है, उल्टी हो जाएगी तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि उल्टी हो गई, बहुत बार लगेगा, लेकिन हो नहीं रही। फिर उसको उत्क्लेश करेंगे, उस उल्टी होने में उसको आप थोड़ा दही चावल, घी चावल, खीर पिलाएंगे, थोड़ा मदन फल पिलाएंगे और उसको उत्क्लेश निर्माण करेंगे और फिर वमन करवा देंगे। अनुत्कृष्ट को उत्कृष्ट करके बाहर निकालेंगे। इससे क्या होता है, तुरंत पेशेंट अच्छा होने लगा। अब उसकी एक एक अवस्था मैं बताता हूँ। जैसे कॉमनली हमारे पास जनरल प्रैक्टिस हम करते हैं तो पेशेंट कैसे आने चाहिए, तो प्राय हमारे पास सुख साध्य पेशेंट आने चाहिए, फिर कष्ट साध्य, फिर याप्य और फिर असाध्य। अभी होता क्या है, आयुर्वेद का जो कुछ वैद्यों ने बदनामी करके रखी कि आयुर्वेद से गुण जल्दी आता नहीं। फिर पेशेंट क्या करता है, वैद्य भी क्या करता है, अपनी दवा में को पार्टी लिखता है कि हमारे यहाँ जीर्ण व्याधियों की चिकित्सा की जाएगी। यहाँ गलती हमारी क्या होती है, हम जीर्ण व्याधि जब बोलते हैं तो पेशेंट हमारे पास सामावस्था में आता नहीं, कोष्ठगत अवस्था में आता नहीं। और ये पेशेंट हमारे पास सामावस्था का कोष्ठगत अवस्था में हमारे पास आता है और हम उसको तुरंत चिकित्सा देते हैं तो ये आते ही चिकित्सा हो जाती है। अब उसका उदाहरण देता हूँ, रात को कुछ भजिया बटाटे वाली पानी पूरी कुछ खा गए या सवेरे पूरन पोई खाइए तो भी लोग छूटता है, थोड़ी पूरन पोई बची है रात को और खा लेता है आदमी। उससे क्या होता है, अजीर्ण होता है, रात को सो जाता है, रात को फिर पेट दुखना चालू हो जाता है। सवेरे सवेरे शूल अनाह प्रसेकातम, पेट में दर्द होता है, पेट फूल जाता है, मुंह में पानी आता है, उठ के बैठता है और तुरंत उसको जुलाब शुरू हो जाता है, पतले सटास चल जाते हैं। यानी क्या है, अतिसार की आमावस्था की चिकित्सा है। अब ये सवेरे उठते बराबर जुलाब हुए और आपकी ओपीडी सवेरे जल्दी चालू होती है 7 बजे 8 बजे। अब एलोपैथी के डॉक्टर ये जीपी कब खुलते हैं, 10 बजे के बाद। तो सामावस्था वाला पेशेंट आपके पास आता है और बोलता है कि डॉक्टर बहुत पेट दुख रहा है, उसके पेट फूल रहा है, ऊंची मचल रहा है। एलोपैथी वाले के पास वो क्या करेगा, दर्द का एक इंजेक्शन देगा, जुलाब बंद करने की गोली देगा, वेगों को रोकता है। और रोकने के बाद क्या होता है, जो अतिसार आयुर्वेद से ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में अच्छा हो सकता है वो 15 दिन तक चला जाता है, क्योंकि दोषों को दबाने से कुछ तिर्यक हो जाते हैं। अभी आयुर्वेद क्या बोलता है, इसको शूला नाम हमारे पास आता है ज्यादा करके मेरे ओपीडी में, तो मैं क्या बोलता हूँ, 5 मिनट इधर कुर्सी पे बैठ, मैं गर्म पानी बनाता हूँ, नमक वाला पानी बनाता हूँ, ज्येष्ठ में फाटा हुआ तो बनाता हूँ, ज़्यादा जरूरत नहीं है, अनुत्कृष्ट लग रहा है थोड़ा सा मदद कर देता हूँ, उसको बोलता है 2 ग्लास पानी पी, आधा ग्लास लवण जल पी, घोड़ डाल, उंगली लगा, मृदु भी नाली नदी करके उल्टी करवा दे। वहाँ का वहाँ उसको वेग आ जाते हैं, उल्टी हो जाती है। उल्टी होते बराबर जो नीचे वाले जाने वाले अतिसार या जुलाब है तुरंत रुक जाती है विदिन ए सेकंड। जो एलोपैथी में भी इतने जल्दी अतिसार वाला पेशेंट, सामावस्था वाला पेशेंट अच्छा होता नहीं। अभी आपने पार्टी लगा दी है, पुरानी जीर्ण व्याधियों की चिकित्सा होगी तो आएगा क्या आपके पास, वो ये दबाएगा एंटीबायोटिक लेके, फिर उसकी प्रवाहिका होगी। अतिसार के पास ग्रंथों में क्या दिया है, प्रवाहिका, प्रवाहिका भी अच्छी नहीं होगी तब आपके पास फिर उसके उपद्रव आगे क्या होगा, ग्रहण, यानी कष्ट साध्य व्याधि जब होता है प्रवाहिका, तब आपके पास आएगा। तो आप अच्छा तुरंत अच्छा कर सकते हैं क्या, नहीं रिजल्ट दे सकते। और उससे भी पेशेंट ने देखा कि और पुराना होने के फिर डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर क्या होता है, ग्रहणी या व्याधि हो जाता है, फिर वो पेशेंट अच्छा होता नहीं।
ये मुद्दाम उदाहरण दिया कि आयुर्वेद में आपकी एक अवस्था कैसी है, जी मचल रहा है, रोटी जैसा हो रहा है, पानी में वो उल्टी डाल उल्टी करवा दो, पेट साफ नहीं, मलावष्टम्भ है, क्रूर कोष्ठक या कुछ कारण से खाने में पीने में प्रवास में कुछ बदला हुआ है और पचन बिगड़ा हुआ है और संडास को कहीं नहीं, आज भी गए कल भी गए, या कोई बीमारी थी, कोई दवाई ली और उसकी वजह से मलावष्टम्भ हो गया, 2 दिन से संडास नहीं हुआ। अभी जब आपके पास संडास के लिए संडास आपने हो जा रहा है, उसको तीव्र उदर शूल है, बहुत तकलीफ है, फिर यहाँ अत्यधिक अवस्था हमारी क्या है, उसको क्या चाहिए, अपनी क्या भी दर्द होना कम होना चाहिए संडास। फिर हम उसको पूछते हैं संडास कितने दिन से नहीं हुई, 3 दिन से नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ, स्टूल का आखिरी पार्ट जो हार्ड हो गया। फिर जो उदर के 3 वली है, प्रवाहनी, विसर्जनी, सौवर्ण, यहाँ वो अटका होगा तो आपका बस्ती अंदर जाएगा ही नहीं, फिर कैसे चलेगा, उसको तैयार करके उंगली डाल के आपको पहले रास्ता खुलाना पड़ेगा, तो ही रिजल्ट मिलता है। वहां तक नहीं है, उसके थोड़े ऊपर है, वो दिशा से हम जा रहे हैं, मतलब संडास साफ नहीं है लेकिन उदर में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके ऊपर है, लेकिन स्टूल ज्यादा बड़ा हो गया है और स्पिंडल छोटा है। फिर इसको क्या करेंगे, हम तेल का पहले बस्ती देंगे, तेल से वो खड़े भिगेंगे और फिर बाद में 15 मिनट जाने देंगे, 15 मिनट बाद काढ़े का बस्ती देंगे। तेल से जो लुब्रिकेट हुआ मल है वो काढ़े से फटके में निकल आता है, तुरंत आधे घंटे के अंदर उसका शूल रिएक्शन कम हो जाता है, पेट साफ होता है। संडास साफ हो गई, पेट दर्द कम हो गया तो पेशेंट क्या होता है, प्रसन्न आत्मेंद्रिय बना, फ्रेश लगता है, और वो जो कॉन्फिडेंस है उसका, वो आगे जाके कोई भी बीमारी हो तो पहले आपको पूछने आएगा कि डॉक्टर साहब मेरे को ये तकलीफ हो रही है, पहले आप बताइए क्या करना है, और आप बताते हैं तो दूसरे डॉक्टर के पास में जाने को तैयार हो। इतना विश्वास रुग्ण का आपके ऊपर होना चाहिए, इसलिए आपकी अवस्था की प्रक्रिया ध्यान में देना। एपेंडिसाइटिस वाला पेशेंट आता है, एक्यूट एपेंडिसाइटिस वाला, शूल है, पाँव पेट में दर्द हो रहा है, टेम्परेचर भी आ गया है, जी मचल रहा है, रोटी जैसा भी हो रहा है, ये क्या है, अभ्यंतर विद्रवी, और इसको हमने बराबर उसकी संप्राप्ति चेक की और कितने मिनटों से, कितने दिनों से, कितने घंटों से तकलीफ है, घंटे से तकलीफ है तो हम तुरंत उसको यहाँ से रक्तमोक्षण करवा देते हैं। तो सत्यो राग रुजा क्षमा किधर आ गई, सत्यो राग रुजा क्षमा, यानी तुरंत वेदना, अपेंडिसाइटिस की वेदना कम हो जाती है, वहाँ का उसकी सूजन, उसका अपेंडिक्स फूटने का चांस 0 हो जाता है और अपेंडिक्स के एक्यूट अटैक कम हो जाता है। फिर हमको क्या करना है, उसके बच्चे कुछ कॉन्जर्वेटिव ट्रीटमेंट करने की, बोला हमको 2 गोली 3 बार चमकावटी या पुदीनावटी खाने के पहले, पत्ते दिकाड़ा खाने के बाद, जरूरत लगी तो एक आधा त्रिफला या कोई अनुलोमन होगा तो अनुलोमन दे दिया। तो ज्वर से लेकर शूल तक सब लक्षण शाम को 7 बजे तक उसे कम हो जाए। इसी तरीके से अत्यधिक कंडीशन में हम पेशेंट को अच्छा कर सकते हैं। अभी अत्यधिक अवस्था वाले पेशेंट कैसे हमारे से अच्छे हो सकते हैं, तो जो व्याधि सुखस आते हैं या कोष्ठगत है, आमाशयगत है, पच्चमनाशयगत है या पक्वाशयगत है, ये पेशेंट तुरंत आपके पास आनी चाहिए और इनको आपको जो बस्ती है मोबाइल लिटरेचर इसका आप मदद करते हैं तो ये तुरंत इनकी जो आगे की अवस्था है, शास्त्र क्या बताता है, चय एवं जय दोष, चय अवस्था में हमने उसको निकाल दिया तो आगे की संप्राप्ति होने वाली नहीं है, और आगे की संप्राप्ति होगी नहीं तो पेशेंट को रिजल्ट तुरंत मिलेगा, संप्राप्ति होगा तुरंत करेगा, यानी चय प्रकोप और तुरंत हमने बस्ती दे दिया तो प्रशांत तुरंत शमन हो गया, तो वही वो वैद्य अच्छा हो जाता है। इस तरीके से आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाते हैं तो फिर आपका 100% फायदा आपको मिलेगा। उसका उदाहरण वापस मैं जाता हूँ कि कैसे फायदे होते हैं एक्यूट अवस्था में पंचकर्म करने के, क्योंकि आप सब नए वैद्य हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए ये टिपिकल प्रोसीजर से आयुर्वेद में कितने लाखों का फायदा होता है, आपको वो भी आना चाहिए। इसलिए जैसे मैंने बताया था नगर पालिका का भी आपको उदाहरण दिया, 360-300 पेशेंट रोज के उनके पास आते थे, तो उस अवस्था में हर पेशेंट को ऐसा लगना चाहिए कि अभी मैं इनको पहले दिखा दूं, बाद में भी पहले तो घर पे पेशेंट को आईसीयू पे पेशेंट को लेके गए, फायदा नहीं हो रहा है तो डॉक्टर क्या बोलता है, घर पे लेके जाओ सेवा करो,
या यहाँ से दूसरी बड़ी बॉम्बे में लेके जाओ या दिल्ली में लेके जाओ, या कुछ होने वाला नहीं। तो ऐसी अवस्था में भी आयुर्वेद अच्छा काम कर सकता है। उसका एक उदाहरण आपको मैंने जो अभी बताया कि नगर पालिका का जो हॉस्पिटल है 40 बेड का, वो कैसे बना, उसका एक इतिहास है। एक शेठ जी थे, उनको टीबी की तकलीफ थी और उसके लिए उन्होंने अलग अलग फिजिशियन को चेक करके एक्सरे निकाल के निदान हो गया था कि तो ये राजएक्ष्मा है, और राजएक्ष्मा के लिए वो डॉक्टरों ने उनको कुछ दवाई दी। उस जमाने में गोलियां खाने के बजाय डायरेक्ट इंजेक्शन देते थे, और इंजेक्शन से फायदा नहीं हुआ, उसका कोई एडवर्स इफेक्ट आया तो फिर वो दवाई उसको उनको रेजिस्ट हो गया ऐसा समझ के पेशेंट को एक तो छोड़ देते थे, यह तकलीफ के लिए दूसरे हायर सेंटर की तरफ भेज देते थे। तो इस शेठ जी को भी राजएक्ष्मा के लिए वो डॉक्टर लोगों ने सबने चेक किया, बता दिया कि ऐसे ऐसे इसके लिए दवाई देनी पड़ेगी, या ये जो दवाई हमने दी थी उसका फायदा नहीं हुआ, आपको और आगे जाके देखना है, उससे कुछ फायदा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर ये बीमारी उस जमाने में इतनी अच्छी होने वाली, इसके प्रोग्नोसिस बैड। फिर मरता क्या नहीं करता, फिर उसने सोचा कि इतना सब 3 फिजिशियन आके गए, फिर हम एक बार आयुर्वेद को भी दिखा के देखे। वहाँ आपको आपके ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस आना चाहिए, जिसे नहीं कहता पेशेंट टू पेशेंट लोगों को मालूम आना चाहिए कि ये डॉक्टर ये जो इजीली रिजल्ट जल्दी रिजल्ट दे सकता है। तो उसके जो रिलेटिव्स थे उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आयुर्वेदिक दवा खाने में है डॉक्टर नाना जोशी करके, आप उनको बुला के देखिए, शायद वो कुछ मदद कर सकते हैं, तो देखेंगे। अभी मैंने पहले ही बता दिया आपको, 25 पैसे में 7 दिन की दवाई, 25 पैसे में पंचकर्म। अभी इतना सस्ता दवाई देने वाला वैद्य श्रीमंत शेठ जी को चलेगा क्या? नहीं। तो भी उसने ठेका ठीक है, अभी बम्बई जाने की पहली बार को दिखा देते हैं, हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो आपको बम्बई जाना ही है। कि नाना जी ने उनको सब पूछा, प्रधान वेदना इत्यादि इतिहास पूरा देने के बाद में, और राजेश का सब रिपोर्ट सब साथ में था, तो सब उनको पूछने के बाद उनके समझ में आ गया कि इसको क्या क्या तकलीफ है। और उन्होंने भी पेशेंट ने नाना जी को बताया था, हमको तो अभी मुंबई जाना ही है, जब तक आपको कुछ आप कर सकते हैं तो कीजिए, हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। फिर नाना जी ने उनको कहा कि ठीक है, मैंने तो आपको सब देखा है और आपको तो मुंबई जाना है, एक दवाई दे के देखता हूँ, और दवाई आपको पचन हो गई तो आपकी तकलीफ कम हो जाएगी। ये दवाई आपको क्या खाना है उसके ऊपर आपको देना है। तो पेशेंट बोला कि अभी तक तो ये सब डॉक्टर ये खाना नहीं हो, खाना नहीं हो, खाना नहीं। एलोपैथी के डॉक्टर पहले क्या बोलते हैं सबको, सब खाओ, सिर्फ मेरा दिमाग मत खाओ। अभी टीबी हो गया तो बोलते केला नहीं खाना, दूध नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। और ये तो डॉक्टर वैद्य जो परहेज बताता है ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये तो मुझे बता रहा है कि तुमको क्या खाना है। तो उसको जो इच्छा थी, उस इच्छा की वजह से वो बोला मुझे फ्रूट सैलेड खाना है, बहुत मन कर रहा है फ्रूट सैलेड खाने का। नाना जी बोले ठीक है, फ्रूट सैलेड इनको देना 1 या 2 ग्लास, और उसके ऊपर पहले एक पूरी देना, आधा घंटे में फायदा नहीं हुआ तो फिर दूसरी पूरी देना। शायद ये दवाई से एक आधी उल्टी हो सकती है, लेकिन कोई डरना नहीं, उल्टी हुई तो पेशेंट ने बोला ठीक है, इतना खाया तो 2 पूरी तो खाना है। 11:30-12 बजे दवा खाना छोड़ के वो उधर देखने गए। उस वक्त तक वो पेशेंट को बैठने में तकलीफ थी, बड़ी बड़ी मात्रा में कफ गिरता था, अच्छा खट्टा बलवान था, लेकिन ये सब शेठ जी होने के बाद पानी भी हाथ में, खाना भी हाथ में, गल्ला बाजू में, गादी के ऊपर बैठा हुआ है, यानी कोई श्रम करने की कोई संतर गुणोत्तर। तो ये हाँ, वापस मैं शास्त्र आपको बताता हूँ साइड बाय साइड। नाना जी ने क्या सोचा, बलिनो बहुदोष से, रुग्ण बलवान है, दोष ज्यादा है, स्निग्ध शोधन। सवेरे क्या एक मॉलिश वाला आता है, अच्छी तरह मॉलिश करता है, बाबा जी को पाँव का बल से रगड़ के स्नान करवाता है, स्नेहन हो गया, स्वेदन हो गया। और फिर बाबा जी सवेरे मस्त बेगी सूखा मेवा खा रहे, फिर दूध में कुछ सूखा मेवा डाल के खा रहे, दूध में कोई अच्छा गरिष्ठ खाना खा रहे हैं, शाम को भी घर में कुछ ना कुछ मीठा बनता रहता है, वो खा रहे हैं। खांसी कब आती है तो भी कब प्रकोपों का आ गया उनका चालू है, निदान जो कारण थे वो सब आपको मिल रहे।
इसलिए बलिनो गोदोषस्य स्निग्धस्य शोधनम, करके देखेंगे हो गया तो ठीक, नहीं होगा तो जाना ही वाला है। इसलिए उन्होंने एक पुड़ी दी, फिर दूसरी पुड़ी दी, घर पे चले गए खाना खाने। और खाना खा, उस जमाने में ना मोबाइल था, ना लैंडलाइन था, ना कुछ ना था। खाना खाने के बाद घर पे चले गए, फिर दोपहर का सब काम निपटा के दोपहर की ओपड़ी में 3:30-4 बजे आए। तो नाना जी दवाखाने में जाने के पहले उनका रिलेटिव आ के 2 खड़े थे, चलो जल्दी की जल्दी, काका जी को बहुत तकलीफ हो रही है और वो उठ नहीं रहे। तो फिर नाना जी ने लगा, उनको मालूम था हमने मदन फल की पूरी दी है, तो ज्यादा तो व्यापार नहीं हुआ, इसलिए वो तुरंत उनके पास गए। जाने के बाद में उन्होंने जो देखा तो काका जी घोर रहे थे, जोर जोर से स्नोरिंग कर रहे थे। नाड़ी भी देख ली, सब देख लिया। फिर नाना जी ने बड़े बड़े उनको उठाया। उठाने के बाद में उनको पूछा कि क्या तकलीफ है, नाड़ी भी देखी, बॉल भी अच्छा था, सब अच्छा था। तो उसने बोला कि अरे आपने वो फ्रूट सलाद, उसके अगर वो बोलने के पहले उसके घर वाले जो थे बाहर फ्रूट सलाद पिलाने वाली जो पाई थी, आपने वो गलती से फ्रूट सलाद बता दिया, उसके ऊपर दवाई दी थी और दवाई से बहुत 5-6 उल्टियाँ हो गई और बहुत इतना कप निकला काका जी का। और सब कप निकलने के बाद में सब चिपटा निकल गया, उल्टियाँ कैसे कैसे तो भी बंद हो गई खुद से खुद। और तब से बाबा जी सोए 1:30 बजे से, अभी 4 बज गए तो भी उठने को नाम नहीं ले रहे। फिर उसका बोलना बंद होने के बाद नाना जी ने उसको पूछा, बाबा जी क्या तकलीफ हो रही काका जी आपको? तो उसका कहना था कि 3 महीने से मैं ये भुगत रहा हूँ, ना मुझे लेटने देता, लेटे की खांसी बढ़ती थी, चलने में तकलीफ होती थी। तो उसके लिए जिंदगी में उल्टी होने के बाद में पहली बार गाड़ी में सोया और इतनी अच्छी नींद मुझे आई कि इन्होंने आवाज दिया तो भी मुझे सुनाई नहीं दी। फिर क्या करें? नानी उसका तुमको अच्छा लग रहा है क्या? वो बोले बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा मुझे कभी तो जिंदगी में नहीं लगा। फिर अभी नाना जी बोले कि अभी तुमको लाया खानी है सिर्फ आज, उसके अलावा दूसरा कुछ खाना नहीं। और बाकी दिनचर्या लिख के दी, सवेरे से लेकर शाम तक क्या क्या करना है, नाश्ता करना है, स्थानीय स्नेह करना है, और आहार में सिर्फ आज के दिन लाया खानी। और नाना जी उनको बता दिया, घर वालों को बता दिया कि नानी अच्छी, बीबी अच्छा, सब अच्छा, तो नाना जी और बाबा जी खुश तो सब घर वाले भी खुश हो गए। और फिर नाना जी घर पे आ गए, 2 घंटे में वापस आदमी आए। अभी उनको आदत थी बैठे बैठे के खाओ वो खाओ वो खाओ। तो बोले क्या नाना जी क्या हुआ? अभी नहीं, वो काका जी पूछ रहे बहुत कड़क भूख लग रही है तो थोड़ा फ्रूट का जूस पियो क्या? नाना जी ने उनको बोला, मना कर दिया, कुछ नहीं खाना, सिर्फ लाया खाना। आधे घंटे में वापस उसने आधी कर लिया, क्योंकि उस जमाने में बहुत नहीं था। नाना काका को बहुत कड़क भूख लग रही है, अभी वो ज्यादा खाना खाने को मांग रहे। नाना बोला नहीं, 6 बजे मैं आऊंगा, तब तक वापस लाया ही खिलाने, यानी लाया नवजात छर्दिश और उल्टियाँ या शेष दोष जो हो गए उनका पाचन करने के लिए सिर्फ लाया खिला। 6 बजे जाने के बाद में उनको फिर समझाया कि उनको अभी वापस कब बनना नहीं चाहिए, इसलिए उनकी पूरी दिनचर्या बदली कि पलंग के ऊपर सोना नहीं है, रोज सुबह शाम घूमना है, ये करना है, करना है, तो सब हो गया। पिंपड़ी रसायन चालू कर दी संशोधन का समझाने के बाद में। और श्रीमंत आदमी है, लेडी पिंपड़ी उस जमाने में क्या 20-30 रुपये में इतनी बड़ी पिंपड़ी मिल जाती थी, इसलिए सुवर्ण मालिनी वसन की गोली रोज सवेरे शहर के साथ थी, 10 या 15 गोली थी 15 दिन के लिए, तो सब दवाई ली। 15 दिन महीने के बाद नाना जी कुछ गए नहीं, उन्होंने कुछ बुलाया नहीं, काका जी जो का व्यवसाय करने लगे, तंबाकू का व्यवसाय था। तो उन्होंने 15 दिन के बाद नाना जी को बुलाया और कहा कि आपको मुझे देना है। नाना जी बोले मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो बोले ठीक है। फिर वो घर पे बुलाया, नाना जी घर पे, उन्होंने एक चेक, कोरा चेक लिख के दिया, इस खाते में 21 लाख रुपए है, इसमें से जितने आपको चाहिए उतने आप लिख लो, आपको आपके खुद के लिए जितने चाहिए उतने लिख लो, मैं 1 टका भी नहीं बोलूँगा। नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने समझाया कि उल्टी होने के बाद, पिंपड़ी ऐसा होने के बाद मैंने छाती का फोटो निकाला, सब इन्वेस्टिगेशन किया, तो जो डॉक्टर 3 डॉक्टर मुझे बोल रहे थे बम्बई लेके जा, अभी वो डॉक्टर बोलते तुमको टीबी नहीं था, क्योंकि है ही नहीं तुमको अभी छाती में, पुराने एक्सरे में दिख रहा है लेकिन नए एक्सरे में नहीं दिख रहा, इसलिए तुम्हारा टीबी अच्छा हो गया। ये हत्या की अवस्था थी। दोष कहाँ थे? आमाशय में थे,
कैसे थे? उत्कृष्ट थे, समुत्कृष्ट थे, कपोल प्रधान थे, चले बले थे, छूटे थे। उनको सिर्फ मदन बल ने काम करवा दिया। मदन बल का गुणकर्म आपको मालूम है, तथा तीक्ष्ण उष्ण सूक्ष्म वायु द्रव्यानि स्वर उदय रूप स्थूलान छोटसाम धमनी नानुसूच ऐसा करके सब मटेरियल साफ करवा दिया और राजयक्ष पूरा अच्छा हो गया। फिर नाना जी ने उनको कहा मुझे इतने पैसे नहीं, मुझे तो खुद के लिए नहीं चाहिए, लेकिन जिस दवाखाने में मैं बैठ रहा हूँ उसका कौन गलती से सिर के ऊपर गिर जाता है तो उसका भूगा हो जाता है, किसी को कुछ नहीं होता, उस दवाखाने का कुछ कर सकते हैं तो कर दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि आप दवाखाने के लिए आपको जितने चाहिए उतने ले लो, लेकिन एक ही आदमी के साथ सब पैसे लेने से फिर उसकी सामाजिक काम होता नहीं। इसलिए गाँव में से बाकी लोगों ने 5.5 लाख उस जमाने में जमा किए थे और उससे वो 40 बेड का हॉस्पिटल बना। यानी 1 पवन का 1 लाख रुपए वो काका जी से लिया, बाकी पैसे गाँव में इस्तेमाल किए। यानी 1 लाख रुपए 1 पवन आपको दे सकता है, इसका ये जीवंत उदाहरण है। तो उस 1 लाख पवन के बाद में जो लड़के सीखना है, 12,000 लड़के अभी तक सीख के गए, वो 12,000 लड़के ने कितने कोटि रुपए कमाए होंगे। वैसी एक एक अवस्था जो हम हमेशा बताते हैं, जो प्रेरणा देगी तो उसका आपकी प्रैक्टिस में आपको काम में आता है, क्योंकि ऐसी चीजें होती है प्रैक्टिस में। जब हम सोचते हैं, डरते हैं, करना कि नहीं करना, और फिर कई बार हम अवस्था रहती है लेकिन छोड़ देते हैं अवस्था, कौन जाने दो, नहीं पेशेंट की इच्छा ना छोड़ दो। तो वैसे एक साध्वी जी है मालेगांव में, सुधा जी करके, उनको सिर दर्द था और पेट की भी तकलीफ थी और बहुत सालों से थी, बहुत अलग अलग द्रव्य आयुर्वेदिक भी डॉक्टर से उन्होंने दवाई ली थी और उसको फायदा नहीं होता। तो उस पेशेंट को भी वहाँ के जो डॉक्टर करंट है, जो ये विलोबाजी का काम करते हैं, सर्वोदय के बहुत महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, आप बाकी बड़े सीनियर लोगों को पहचानते अच्छी तरह। तो उन्होंने नाना जी को लेके गए और पूछा इनको ऐसा ऐसा है। बाकी लोगों ने तो सब सुवर्ण क्षेत्र से लेके सब चीजें दे के रखी है, अभी आप कुछ अलग से कर सकते हो। जब हिस्ट्री ली तो नाना जी ने उनको पूछा कि तकलीफ क्या है। शूल है, शूल कहाँ रहता है, शूल का यानी कौन सा, वायु का स्थान क्या है, पक्वाशी। तो पक्वाशी की चिकित्सा करेंगे तो इनका सिर दर्द जाएंगे, और अभी तक किसने भी पक्वाशी की चिकित्सा की है। और साधु होने के कारण एक दिन 1 टाइम खाना खाने का, एक दिन 2 टाइम खाना खाने का, कभी लगना, कभी उपवास, कड़क उपवास करना और प्रवचन देना, उदाहरण वायु का प्रकोप करना, ऐसा सब कार्यक्रम का चलता था। तो उनको समझाया कि ऐसा ऐसा है, आपको बस की चिकित्सा लेनी पड़ेगी तो आपको 100% से फायदा होता है। अभी वो साधु जी थे, उन्होंने साफ मना कर दिया, दवाई मुंह पे पेट के जरिए कुछ दे सकते तो नहीं, तो मुझे बस्ती लेना नहीं, या तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं। नाना जी उनको बोल दिया बिना बस्ती का आप इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, आपको कुछ होने वाला नहीं, आपको बस्ती लेंगे तो ही फायदा होगा, नहीं तो होगा नहीं। ये जो आयुर्वेद के प्रति विश्वास रहता है, वाग्भट बोलता है एकदम आगम सिद्धत्व, हमने आगम सिद्ध करके रखा है, प्रत्यक्ष परदर्शन, मंत्रवत प्रयोग कम है, जैसा बताया वैसा मंत्र, जैसा आप उसका प्रवचन करता है वैसा आप प्रयोग कम है, नहीं आप इस्तेमाल करो। नियम में मौसम दादाजी कोई भी आप उसकी गलती ढूंढने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा बस्ती का, बोले नहीं। नारायण जी वहां से निकल आए, जिन्होंने उनको बुलाया था वो बोला बेचारा मैं इतनी देर दूर से आया है, तो खाना खिलाए, इसलिए वो घर पे लेके गए। नारायण जी वहाँ खाना खाया, थोड़ा आराम किया, फिर अपना भूले आ जाना है, ऐसा उनका कार्यक्रम था। तो 4 बजे उस साध्वी जी को कुछ लगा और उन्होंने कहा तो जो इधर आ जाए थे उनको वापस ले गया। फिर वापस नाना जी उनको मिलने गए, तो वापस उन्होंने कहा कि आप इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे, सही में मेरा ऐसा हो सकता है क्या? नाना जी बोले सही में आपको अच्छा हो सकता है, सिर्फ आप आयुर्वेद के ऊपर विश्वास रखो और काम करो, जैसा आप बताते वैसे। अभी उस मालेगांव में जहाँ साधु जी उतरी थी, वहाँ स्त्री वैद्य कोई नहीं था, तो जो डॉक्टर बरट ने उनकी मिसेस को ही नाना जी ने तो उन्हीं समझाया कि कैथेटर कैसा रहता है, पुश कैसा किया जाता है, सीरीज में गुनगुना तेल कैसा करते हैं, तो कैसा पुश किया जाता है। वो समझाने के बाद उन्होंने उस आदमी जी को 200 ml का अनुवासन बस्ती दिया
और 200 रुपये का मौसम बस्ती देके नाना जी के घर पे आ गए, घरे आ गए। और उस आदमी जी को शाम के बाद वो कुछ लोग मिलते नहीं, उसके बाद उनकी मुलाकात हुई। दूसरे दिन सवेरे 7:30-8 बजे ही वो सुगन जी को वहां से नीरो पाया कि आपको तुरंत बुलाया। फिर वो वहां वरण जी गए, उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो साधु जी ने कहा कि वो कौन सा संन्यास की जगह आपने दवाई दी थी, उस दवाई से मेरी बहुत बड़ी मात्रा में प्रवाही का यानी आँव निकल गई, पेट साफ हो गया, पेट हल्का लगा। 2.5-3 घंटे में ही तेल बस्ती निकल गया। लेकिन वो निकलने के बाद में तब से मैं सोई थी, तो जिंदगी में रात भर आज पहली बार सोई। और मैं रहा की थी जब मैं उठती हूँ सवेरे सूर्यावर्त, जैसे जैसे सूर्य ऊपर आता है वैसे वैसे मेरा सर दर्द चालू हो जाता है। लेकिन आज मेरा सिर दर्द अभी 8:30-9 बजे के तभी अभी भी सिर दर्द नहीं है। और 9 बजे प्रवचन रहता था, सिर दर्द होता था, इसको प्रवचन दिया नहीं सकते। तो ये बस्ती की कमाल है। फिर उन्होंने उस दिन प्रवचन लिया 9 बजे, सिर दर्द नहीं से, और वो करण जी भी खुश हो गए। तो प्रवचन में उन्होंने कहा कि आयुर्वेद सही आयुर्वेद कौन सा है, तो यह आयुर्वेद है पंचकर्म का। एक बस्ती से इतने सालों से मेरा सिर दर्द था वो पूरा निकल गया और मैं अच्छी हो गई। तो यहाँ इस गाँव में अच्छा आयुर्वेद का कार्य होना चाहिए। फिर वहाँ वो डॉक्टर करण जो थे उनका एक पुराना चैरिटेबल हॉस्पिटल चालू था, वो कन्वर्ट करके वहाँ आयुर्वेद का हॉस्पिटल चालू हुआ। वहाँ सरिता कांपड़ी करके गोवा की लड़की थी, उन्होंने 2 साल लिए, बाद में एक वैद्य ने 7 साल निकल गए। और अभी बहुत बड़ा सानी गुजर रुग्णालय का हॉस्पिटल, दूसरा हॉस्पिटल वहाँ पर। ऐसे 2 उदाहरण आपको बताने का कारण, आते ही अवस्था ऐसी पढ़ के किताब में देख के ऐसी कुछ आती नहीं, वो आपको हैंडल करनी पड़ती है। और हैंडल करते हुए ये दिमाग में पक्का रखना है 100 में से या 10 में से 4 बार हम यशस्वी होंगे, 6 बार नहीं होंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है। जो भी हमारे से हो सकता है उतनी कोशिश हमको करनी है। अब नंबर ऑफ पेशेंट को आते ही अवस्था में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे अवस्थाएं समझ में आ जाएंगी। धीरे धीरे आपको कहाँ हम काम कर सकते, काम नहीं कर सकते, कहाँ रुकना है, आपको जजमेंट आने लगेगा। एक बार जजमेंट आने लगा तो आपको 100% उसका रिजल्ट मिलता ही है। इसलिए चिकित्सा कैसी करनी है, तो क्वचित धर्म, क्वचित मंत्री, क्वचित अर्था, क्वचित यशा, कर्माभ्यासा क्वचित चिकित्सा नास्ति निष्फळ। चिकित्सा कभी निष्फळ होते नहीं। क्वचित धर्माने धर्माच्या जैसे साधु है, इनको चिकित्सा की थी या आपका काम बढ़ाते कि अरे ये वैद्य है, इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया। क्वचित मैत्री, आपके जो कोई मित्र परिवार है जो आपके साथ सीखे हुए हैं उनको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। क्वचित अर्थात पैसे भी मिलने चाहिए, काम भी होना चाहिए। इसलिए रिजल्ट दे देते लोग पैसे देने में कोई हिचकिचाहट नहीं करते। कर्माभ्यास है, कोई एखादा कहते उत्तर बस्ती आपने कभी किया नहीं, कर्माभ्यास करेंगे तो 100% उत्तर बस्ती आपको आने लगेगा। धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करनी है। वमन कभी देखा नहीं है, किया नहीं है, वमन की प्रक्रिया करते जाएंगे तो वमन में आपका कर्माभ्यास बढ़ जाएगा, वमन कॉन्फिडेंटली आप कर सकते हैं। चिकित्सा नास्ति निष्फळ, इस तरीके से चिकित्सा की जाती है। हमारा अभी परसों वर्धा में कार्यक्रम है, उसमें नितिन, पंकज पवार वगैरह ये लोग, नाना जी का एक कंसेप्ट था ट्रिपल एंटीजन, उस ट्रिपल एंटीजन पे काम कर रहे हैं। उसमें अभी एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन आपको सबको मालूम है, लेकिन ये एंटीजन ये शब्द क्यों लिया उन्होंने, तो लोगों को जल्दी दिमाग में बैठना चाहिए, इसलिए वो जल्दी लिया। अभी एंटीजन जब बढ़ते हैं तो उनके लिए खुद से शरीर एंटीबॉडी पैदा करता है। वैसे आयुर्वेद भी पता है वात पित्त कब क्या है, ये आहार से विहार से। जब हम खाना खाते हैं तो वात का प्रकोप होता है, उस टाइप का आहार खाया है, फिर प्रसर होता है, फिर प्रसव भी हो जाता है, आपने खाना का प्रकोप हो जाता है। कब का प्रकोप हुआ, प्रसर हुआ, और रात का खाना आपने बंद कर दिया तो कब का प्रसर हो जाता है। लेकिन आपने चालू ही रखा सेतु निदान सेवन, तो फिर प्रसर होता है, स्नान शोषण होता है व्यक्ति। इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, बस्ती मेरे को अवनम तथा तेलम उत्तम। ज्यादा है बस्ती, कम है तेल दो, ज्यादा है तेल चंद दो, कम है घी खिलाओ।
ज़्यादा है कोमल, कम है शहद के, बस्ती में कोमल तथा तेल उत्तम। यानी इतनी चिकित्सा है। वात के लिए तेल, वात स्थान के लिए बस्ती, पित्त के लिए घी, पित्त का स्थान के लिए विरेचन, कफ के लिए कोमल और कफ शहद, कफ स्थान के लिए कोमल, कफ स्थान के लिए कोमल। इसका मतलब आमाशय में कफ होता है तो भी कोमल, आमाशय में ये जो मातृसार का मैंने उदाहरण दिया वो वात होता है तो भी कोमल, आमाशय में ऊर्ध्वगामी पित्त होता है तो भी कोमल नहीं, क्योंकि कोमल आमाशय की चिकित्सा है। विरेचन के पश्चिमाशय की चिकित्सा है। पश्चिमाशय में कौन सा दोष है उसका इम्पोर्टेंट नहीं, आपको पश्चिमाशय की चिकित्सा करेंगे तो वहाँ का वात पित्त का सब विरेचन की जगह नहीं करेंगे। पक्वाशय में वात है वो भी बस्ती जो चिकित्सा है पक्वाशय की चिकित्सा है। दिमाग में काम करके आप रिजल्ट देंगे तो पेशेंट 100% आपको फायदा देता ही और रिजल्ट परफेक्ट आपको मिलेगा। वैसे डायबिटीज, प्रमेह, ब्लड प्रेशर और हृदरोग, तीन व्याधि जो है ये आज के जमाने में बहुत बड़ी मात्रा में हमको प्रैक्टिस में देखते हैं। जितने भी आप फिजिशियन देखेंगे उसमें से 10 पेशेंट एक आधे फिजिशियन के पास जाते हैं, 10 में से कम 6 पेशेंट ये तीनों में से कुछ तो उसके रहते हैं। और ये उसकी बटर है, ब्रेड और बटर है। यानी डायबिटीज वाला बेचारा दर 3 महीने में जाता है, शुगर भी अगर चेक करता है, डॉक्टर उसको चेक करता है, पता है बराबर है, शुगर नॉर्मल है, ये गोली की वजह से नॉर्मल है, ये गोली और 3 महीने का, 3 महीने में वापस बुलाता है, एवरेज शुगर बढ़ गई होगी एक गोली बढ़ाता है, कम हो गई होगी तो एक गोली कम करता है। तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चालू रहती है। या डायबिटीज क्योर करने की ट्रीटमेंट करता है क्या वो? नहीं। ब्लड प्रेशर क्योर करने की ट्रीटमेंट करता है क्या? तो नहीं। हृदरोग अच्छा करने की ट्रीटमेंट है क्या? तो नहीं। उसको कंट्रोल करने की ट्रीटमेंट है, उसको नियंत्रण में रखने की ट्रीटमेंट है, वो भी नियंत्रण हमेशा के लिए रहता नहीं, ये ध्यान में रखना। उसको डायबिटीज की दवाई चालू है 10 साल से, कभी भी वो बढ़ सकता है, कभी भी कम हो सकता है, या उस दवाई के दुष्परिणाम न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी सब आपको देखना। तो ये क्योर करने का काम आयुर्वेद में, उसमें अपने का अपना विषय जो है अत्यधिक अवस्था है, इसलिए पहले अपन उल्टी दिशा से आएंगे। हृदरोग वाला पेशेंट, एक्यूट कंडीशन वाला पेशेंट हमारे पास आएगा क्या? तो बहुत कम मात्रा में आता है। क्यों आता है उसका कारण मैंने बता दिया। आप पार्टी लिखते हमारे यहाँ जीर्ण व्याधियों की चिकित्सा में, अत्यधिक व्याधि वाला तुम्हारे पास इसलिए आता नहीं। यदि गलती से हमारे आजू बाजू में ही, रिलेशन में ही हृदरोग होता है, तब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ जो पेशेंट आते थे, या हमारे जो जैसे पेशेंट टू पेशेंट ओपीडी बढ़ती है, वैसे पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर रहता है, तब वो हमारे पास बहुत बार हृदरोग वाला पेशेंट आता है। तो उसमें हृदरोग, इसका निदान आपको समझ लेना है। हृदय यहाँ कौन कौन रहता है आपको हृदरोग वाले पेशेंट को मालूम होना चाहिए। व्यान वायु यहाँ रहता है, रस धातु उसके बाजू में रहता है, साधक पित्त वहाँ रहता है, प्राण वायु का भी संचारी स्थान हृदय, रस धातु का भी उद्भव स्थान हृदय, व्यान वायु का भी उद्भव स्थान हृदय, अवलंबक का वहाँ रहता है, उदान वायु उसके नजदीक ही रहता है। यानी हृदरोग दिमाग में रखते वक्त इतनी सारी चीजें वहाँ पर सूत्रस्थान 11 बार आते, इसलिए 5 चीज आपको, आपका हृदरोग कैसा है तो इसमें से कौन बिगड़ा हुआ है आपको ढूंढना है। हमारे दिमाग में क्या रहता है, मायोकार्डियल इंफेक्शन हुआ है क्या, हृदरोग या नहीं, और कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज है क्या, हृदरोग या नहीं, ये दिमाग में आए, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन उस तरीके से आपके पास नहीं आता है। तो आपको व्यान दृष्टि है क्या, संविधान दृष्टि है क्या, प्राण दृष्टि है क्या, समान दृष्टि है क्या, ये आपको उस पेशेंट में देखने की प्रैक्टिस करनी है। अभी कैसे करेंगे? पहले तो क्या होता है, हृदरोग वाला पेशेंट श्वास अंदर लेने में दिक्कत आ गई, तमक श्वास वाला क्या बोलेगा, श्वास बाहर छोड़ने की दिक्कत आ गई, छाती जकड़ रही है, शूल है, स्तंभ है, ये 2 लक्षण। बाकी 2 लक्षण पसीना आता है, अगर आप बाद में देखेंगे, ये 2 लक्षण पे आप अच्छी तरह देखते हैं। तो उसमें दोष कौन सा दिमाग में आ गया, व्यान का काम क्या है, व्यानो रुद्धि स्थिता उत्तम
देहचारी महाजवा, महाजवा प्राण से भी गतिमान है, प्राय सर्वा क्रिया तस्वीर, शरीर की सब क्रिया बयान करता है। इसलिए इस बयान को किसने बिगाड़ा है तो अपन रुद्रोक जाने के बाद ढूंढने बैठेंगे। अब भी उसके पास क्या है, शूल है। शूल का है उरस्थान में, उरस्थान किसका है, कफ का स्थान है, लेकिन कफ के स्थान में वात प्रकोपित है। वात का उद्भव स्थान पेशेंट को पूछेंगे पक्वाशय, यदि उसका पक्वाशय साफ है और उसको पेट हल्का है और उरस शुरू हो रहा है, पसीना आ रहा है, जीव कर रहा है, तुरंत गर्म पानी में तेल की बोतल पकड़नी है, गुनगुनी करनी है, गर्म पानी गरम गुनगुना तेल उसको पिला देना है। बांकोड़ आप निकालेंगे तो पहला स्नेह देने को बोला है, सेंदर घुरुत बताया। तेल से क्या होगा, वात का प्राणवायु का वायु का शमन होता है। ये जो एक्यूट हार्ट अटैक जब आता है तब क्या कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया है। जो 2010-12-15 पेशेंट केसेस हमने देखे, हमने उस टाइम क्या किया था, बहुत सारे पेशेंट रुद्रोग के मैंने देखे नजदीक से, बहुत सारे पेशेंट उसमें से हम अच्छे कर नहीं सके। बहुत सारे पेशेंट को हमने वहां तक हॉस्पिटल तक आईसीयू तक लेके जाने में हम यशस्वी हुए। क्यों हुए, ये कंसेप्ट से हुए। उसको पहले हमने गरम तेल, गुनगुना तेल पिला दिया, तेल से वात का शमन हो गया, छाती में जकड़न कम हो गई, हृदय का पुरवठा चालू हो गया। उसके बाद में उसको नाक को अंदर से घी तेल लगाना है, पसीना आया होगा तो स्पंजिंग कर लेना है अच्छी तरह। और उसके साथ साथ तुरंत उस पेशेंट को पेट चेक करना है। यदि निराम अवस्था है तो उसी बचे कुचे तेल का एक छोटा सा सिरिंज डाके बस्ती दे देना है। बस्ती से क्या होगा, आपान का शमन हो जाता है। ऊपर से आपने तेल दे दिया है, प्राण उदान और व्यायाम के ऊपर सप्लाई मिलता है, जब तक आपान शमन मिल गया तो चेस्ट पेन और 25% ऊपर से कम होता है, 25-30% नीचे से कम होता है। उसके बाद में उसको आहार औषधि में दशपुरारिष्ट होगा, अर्जुनारिष्ट होगा, पुनर्वास होगा। इसकी अभी आत्तिक अवस्था है तो मात्रा जरा ज्यादा चाहिए। हम 2-2 चम्मच देते बढ़ेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम उसको 20-20 ml, 10-10 ml जैसा वो पेशेंट की अवस्था में, यानी पाव कप, आधा कप और आस्वारिष्ट जो भी आपके पास होगा उसको तुरंत पिला देंगे। बैग पकड़ के रखने की उसका तैयारी करके रखनी। इमरजेंसी दवाई में आपके पास बहुत चिंतामणि है, उसको भी 2-4 गोलियां डायरेक्ट पैक बारीक करके या जबान में चूसने के लिए दे दिया, निकल गया, चपा के खा लिया, तो ऊपर से इतना हम करते हैं। इसको हम लगते हैं 3 मिनट से 5 से 10 मिनट, 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर पेशेंट जो एक्यूट कंडीशन में रहता है वो थोड़ा ठिकाने पे आ सकता है। जब तक हमारी उसको हॉस्पिटल में लेने की तैयारी उसके बाकी रिलेटिव से हो जाती है, फिर गाड़ी में डाल के हम वहाँ लेके जाते हैं, फिर मेडिकल मैनेजमेंट चालू हो जाती है। तो भी ये रुद्रोग की आत्तिक अवस्था हमने रोक के दिखाई, वहां तक लेके गए, और फिर वो जो ईसीजी निकालता है डॉक्टर तो बोलते अरे इसको तो मैसिव अटैक था, इधर तक कैसे आ गया। तो फिर रिलेटिव को ऐसा लगता है कि अरे इन्होंने जो तेल और दवाई दी थी, दशपुरारिष्ट, जहर मोरा मिष्टी, बहुत चिंतामणि, इससे बस्ती से तेल पिलाने से ये बच गया है, ये उनके दिमाग में बैठता है। और जब वो नाते हुए को डॉक्टर को बताते हैं कि तेल किया था इसलिए यहाँ तक आया है, तो डॉक्टर बेचारा सोचता है कि होगा, मुझे मालूम नहीं, तेल कभी हार्ट अटैक में देते हैं क्या, ऐसा सब उनके कंसेप्ट। हमारा इंजीनियर, हमारा कॉन्ट्रैक्टर, हमारे लिए हमको मालूम है बात के लिए तेल है, ये त्रिकाला बाधित सत्य है। कोई कितना भी संशोधन करो, बात के लिए तेल है, तेल ही देना है। ये दिमाग में पक्का रख के आप चिकित्सा करेंगे तो फायदा होता है। उसके बाद में आता है ब्लड प्रेशर। प्रेशर यानी क्या, वात कहाँ रहता है, वापिस पक्वाशय में। अभी ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट है तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर क्या करता है, एक ही टाइम में चेक करता है, वो दिखता है उसको 220/120, तुरंत उसको गोली दे देता है। मॉनिटर करना चाहिए, रोज आ रहा है क्या, कंटिन्यूस आ रहा है क्या, कुछ नहीं, गोली दे दी, बीपी की, एक कोलेस्ट्रॉल की गोली और एक खून पतला करने की गोली, और बाकी इन्वेस्टिगेशन करते बैठो, उसमें कुछ आता नहीं तो फिर वो आगे भागते हैं।
कि शुगर नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, ईसीजी नॉर्मल है, लेकिन इसका बीपी बढ़ा है, फिर उसका कारण फिर डॉक्टर करने जाएंगे तो भी बीपी बढ़ा है, फिर 2D को करेंगे उस पर वो भी नॉर्मल आता है, फिर वो बोलता है इसमें भी नहीं मिल रहा है, फिर अभी एंजियोग्राफी करके देखो वो भी नॉर्मल आ रहा है, फिर वो बोलता है ये साइकोलॉजिकल है, यानी सबसे आखिर में साइकेट्रिक के पास वो भेजने का काम करता है। ये क्यों होता है? तो ये प्रेशर वात का है, तो पक्वाशय बिगड़ा हुआ है, खाने पीने में गड़बड़ी कर रही है, पाचन संस्था उसकी बिगड़ी हुई है, तो वो प्रेशर वहां आने वाला है। ब्लड प्रेशर की चिकित्सा 2 लाइन में, प्रेशर यानी वात के लिए क्या बस्ती, वात के लिए क्या तेल, ब्लड यानी क्या रक्त, रक्त की चिकित्सा क्या है रक्त मोक्षण और विरेचन। पहले बस्ती दो, तुरंत रक्त मोक्षण कराओ और लगे बस्ती का कार्यक्रम कंप्लीट होने के बाद एक उर्दू विरेचन, स्निग्ध विरेचन कुछ भी दे दो और उसको बीपी मॉनिटर करने को बोलो। डेट डालनी है, टाइम डालना है और बीपी लिखना है, सवेरे का बीपी, दोपहर का, शाम का, रात का, धीरे 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 बीपी कम होती जाता है, वापस बढ़ जाता है। यानी वहां हमने बीपी की बस्ती दिया, विरेचन दिया, रक्त मोक्षण किया, बीपी कम होता है लेकिन वापस बढ़ रहा है, फिर इसके आगे जाने इतना हमने करने के बावजूद ये बढ़ रहा है, फिर इसको बिगाड़ता कौन है? रक्त को दुष्ट करने वाला कौन है? पित्त। हमने पित्त का उद्घोषण पश्चिम से दुष्ट करवा दिया, विरेचन दे दिया तो भी फायदा नहीं हो रहा। फिर वहां रक्त के नजदीक रहने वाला साधक पित्त की दृष्टि क्या? षड पूजे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, स्ट्रेस इंड्यूस बीपी होगा, वो साधक पित्त की दृष्टि कैसे रहेगा? फिर हमको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये तीनों करने के बाद में ये साधक पित्त वाला गड़बड़ है, फिर उसको क्या करना है? नैनेन्द्रिय कर्मेंद्रिय अच्छा करने के लिए प्राणोत्तर मूर्धरा सिर में रहता है, फिर हमने उसको एक शिरोबस्ती दे दिया, शिरोबस्ती के बाद कितना कम होता है वो हमने देख लिया। साधक पित्त के जो हेतु हो गया उसका परिवर्जन करवा दिया तो पेशेंट 100% ब्लड प्रेशर वाला अच्छा होता है। इसको विरेचन दे दिया हमने अभी एक्यूट कंडीशन में 230 वाला 160, 170, 180 आ गया, बाकी बच्चे कुछ दोषों के लिए सर्पगंधा दे दी, जटा मौसी दे दिया, रक्त दुष्ट होगी। रक्त निकालने के बाद हम रक्त देखेंगे, कफ दुष्ट रक्त है, वात दुष्ट रक्त है, पित्त दुष्ट रक्त है, रक्त का गाढ़ापन ज्यादा होगा तो इकोस्प्रिन देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। हम सूट भी दे सकते हैं, त्रिकटु भी दे सकते हैं। उल्टा इकोस्प्रिन और एटेरोवास्टिन क्या करता है? मलावष्टम को पैदा करता है। एटेरोवास्टिन में स्टैटिन है जिससे शुगर बढ़ती है, वो पैंक्रियास को खराब करता है, आग्नेय को बिगाड़ने वाला है। उल्टा त्रिकटु क्या करता है? अग्नि को अच्छा करता है, पचन करता है, यकृत में जो दोष है उसको निकालेगा, सिर्फ पित्त प्रधान अवस्था को ढूंढनी पड़ेगी। इसलिए ब्लड प्रेशर वाला एक्यूट कंडीशन वाला पेशेंट आता है तो बस्ती दिया कि 10 या 20 से नीचे वाला बीपी कम होना चाहिए, रक्त मोक्षण किया कि 20 से कम होना चाहिए, 120 वाला 100 तक, रक्त मोक्षण के बाद 100 वाला 90 तक। इतना आपका कंट्रोल में आ गया तो भी डॉक्टर और पेशेंट खुश हो जाता है कि मेरा 220 वाला 160, 90 तक आ गया। अभी 90 वाला उनका जो नया क्राइटेरिया 80 तक आना चाहिए, उसके लिए फिर उनको क्या करना है? ऋतु शोधन। अभी तुम्हारी अत्ते की अवस्था हमने बीपी की कम करवा दी, तुम्हारी बीपी के जो हेतु है दिनचर्या बना दी, कड़क स्ट्रिक्टली दिनचर्या फॉलो करेंगे तो हमारे पास आना है तो आना है, और वो स्ट्रिक्टली दिनचर्या करता है। फिर आगे वाला ऋतु जब आता है, अभी हमने शुद्धि करवा दिया, वर्षा ऋतु आया, वर्षा ऋतु पे ऋतु शोधन करवा देना उसका। ऋतु शोधन में 7 बस्ती वर्षा ऋतु की शुरुआत में ही दे देने। जय अवस्था ग्रीष्म ऋतु में होती है, प्रकोप अवस्था वर्षा ऋतु में। तो वर्षा ऋतु के पहले ही भाग में, पहले ही वर्षा ऋतु समझो 2 महीने का है तो पहले महीने में ही आप 7 बस्ती दे देते हैं, तो वात का संचय अवस्था में ही वात का शमन हो जाता है और व्यायाम भी अच्छा हो जाता है, तो बीपी नॉर्मल। फिर वर्षा करने के बाद शरद ऋतु आएगा, एक रक्त मोक्षण एक विरेचन देंगे, उसके बाद में जब तक तो उसका बीपी नॉर्मल ही दिखेगा, फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। फिर वसंत ऋतु आया, वासंती वोमन दे दिया। एक बार वोमन क्या है? अग्नि की चिकित्सा। एक बार वोमन अच्छा हो जाता है, अग्नि अच्छा हो जाता है, तो ना उसकी तीनों अवस्था पाक से जो आहार रस अच्छा बनने लगेगा तो रक्त दृष्टि होगी नहीं, कफ दुष्ट रंग होगा नहीं,
विस्कोसिटी बढ़ेगी नहीं, तो उसका ब्लड का जो रिपोर्ट है वो भी नॉर्मल है। कॉमन हो गया, रासायनिक चिकित्सा हो गई, 1 साल पूरा हो गया, 1 साल में जिंदगी भर की ब्लड प्रेशर की गोली बंद हो सकती है। यह हमारे ट्रिपल एंटीजन का क्राइटेरिया। और इस तरीके से हम ट्रिपल एंटीजन की ओपीडी निकालते, शायद अमरावती में चालू है, वर्धा में चालू है, यवतमाल में भी चालू है, पूना में भी अभी 2 लड़कियों ने चालू कर दिया, श्री वैद्य ने चालू कर दिया। तो इस तरीके से हम ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं। और ये भी जैसा एलोपैथी वाला ब्रेड बटर खा रहा है, वैसे ये ऋतु शब्द तक 1 साल तक तुम्हारे पास हाइपरटेंशन वाला पेशेंट आता है, रिजल्ट मिलता है। तो पेशेंट टू पेशेंट हाइपरटेंशन वाले 10 पेशेंट तुम्हारे पास आने वाले हैं। ये प्रक्रिया है। प्रमेय का जो है, आत्तिक अवस्था वाले प्रमेय हमारे पास इतने आते नहीं ट्रिपल एंटीजन में, लेकिन प्रमेय का भी प्रोटोकॉल वैसे ही बलिनो बहुत है। प्रमेय में हम क्या करते हैं, तो उसको आप प्रमेय में तेल का पान करवाते हैं। अभी प्रमेय में भी देखो, प्रकर्षेण मेहंदी की प्रमेय, मेहन होता है, मूत्र की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, मूत्र का उत्पन्न होता है हमारे शास्त्र में, पक्वाशय में। अभी वो नया पेशेंट है डायबिटीज का या पुराना है, उसके 2 प्रकार आपको देखने पड़ेंगे। इन्हें प्रमेय, एक धातु क्षयजन्य प्रमेय भी है और एक मार्गावरोधजन्य प्रमेय भी है। उसको आपको चेक करना है। संदर्भोक्त प्रमेय है, उसको पहले बस्ती से हम शुरू करेंगे, पक्वाशय में सार्वत्रिक वजन सुधारेंगे, बस्ती के बाद में फिर उसको तेल का पान करेंगे। वहां घी वाला पान चलता नहीं, और तिल्ली का तेल और नीम का तेल, ऐसा कड़वा तेल नहीं दिया तो उतले जल्दी आता है। फिर वमन करवाएंगे, वमन के बाद में छोटा सा विरेचन देंगे, विरेचन के बाद में फिर उसको शिलाजित रसायन सवेरे और त्रिफला हल्दी, आवड़ा हल्दी और दारू हल्दी रात रसायन चिकित्सा शुरू कर देंगे। और उसको देखेंगे शुगर कितनी कम हुई है। 3 महीने बाद आगे का शोधन करेंगे, जैसा मैंने अभी बताया तो शोधन करेंगे, और एवरेज शुगर उसकी नॉर्मल में आ जाती है, तो फिर उस पेशेंट का आगे जाके प्रमेय, टाइप 2 डायबिटीज वाले इस प्रोटोकॉल से जाते हैं। मैंने बहुत संक्षेप में आपको बताया प्रमेय का, वहाँ आत्तिक अवस्था इतनी रहती है कि प्रमेय का पेशेंट क्यूर करना, कंट्रोल करना अलग है, एलोपैथी वाली करती है। यदि गलती से कंट्रोल नहीं होता तो उनकी मदद लेके कंट्रोल करो, लेकिन क्यूर करने के लिए आपको इस तरीके से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा। ऐसी तरीके से आप सोचेंगे तो 100% ये सोच थोड़ी बदली आप, और इस सोच के तरीके काम करेंगे, निदान की पद्धति अच्छी करेंगे, चिकित्सा के लिए भागवत का ज़्यादा से ज़्यादा सहारा लेंगे, तो आपको 100% रिजल्ट आपको मिलता है। भागवत क्या है, तो इजी है, वो ओपीडी लेवल में आपको मदद करने वाला नहीं है। चरक क्या करता है, तो आपको क्या क्या नहीं करना वो समझाता है। और सुश्रुत क्या करता है, तो प्रैक्टिकली उसी वक्त उस जमाने उस पद्धति से क्या करना है, उसके लिए उसका इस्तेमाल होता है। तो वाकवर्ड से आप काम करो, जहाँ अड़चन नहीं के बाद चरक सुश्रुत निकाल के फिर देखो, क्योंकि वाकवर्ड बोलता है कि मैंने चरक सुश्रुत से सब निकाल के एकदम आगम सिद्धांत करके आपको दिया है, तो फिर आपका दिमाग बाद में आप इस्तेमाल करें, आप उसका इस्तेमाल करो और आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। बहुत सारे चिकित्सा के अनुभव है, बहुत सारे पेशेंट है आर्थिक अवस्था में, लेकिन अवस्था ये ऐसा पेशेंट आया था, एक्यूट कंडीशन है, ऐसी दवाई दी अच्छा होगा ऐसा नहीं चलता, उसके पीछे कार्यक्रम वो आपको आना चाहिए। दवाई देंगे तो दवाई क्यों दी है, उसने संप्राप्ति भंग कैसी की है, ये आपको बताते आना चाहिए, तो आपके रिजल्ट में फायदा ज्यादा रहेगा। इसलिए इस तरीके से काम करेंगे तो पहले हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रुग्ण का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रुग्ण का विश्वास बढ़ता है, और आप कोई भी कंडीशन का व्याधि 100% अच्छा कर सकते हैं। रुकना है अपना तो 5 मिनट का कार्यक्रम के लिए, बाद में प्रश्नोत्तर। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वैद्यों तक शेयर करें।